हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं लोक रंजन आप सभी का हिंदी मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं हिंदी भाषा के परिचय के ऊपर। अब दूसरे वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम हिंदी भाषा में वर्ण के ऊपर, ठीक है, उसके वर्ण विचार के ऊपर। तो आखिर में वर्ण है क्या, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो वर्ण जो है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक ठीक है, इसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। ओके। और जो जब वर्ण का उपयोग हम बोलने या सुनने में करते हैं तो उस वो ध्वनि है, ठीक है। और जब इसको लिखने पढ़ने में यूज करते हैं तो वो वर्ण हो गया। और हिंदी भाषा में वर्ण का उपयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस तरह वर्ण भाषा के मौखिक एवं लिखित दोनों रूप में प्रतीक है। मतलब कि हम वर्ण का उपयोग बोल के भी करते हैं और लिख के भी करते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम परिभाषा क्या देंगे। तो वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि वर्ण जो हिंदी भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई है। अब उसके बाद बात करेंगे वर्णमाला के ऊपर। तो किसी भाषा के वर्गों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। उसके बाद आता है कि हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जबकि स्वर वर्ण में आपको अ आ इ ई ये सब आएंगे पूरा अ तक। जबकि व्यंजन वर्ण में आपको सब आते हैं, क वर्ग से लेके पूरा आएंगे, पूरा व्यंजन का वर्ग क से ग तक, ठीक है। तो इसमें है ना व्यंजन वर्ग में डिवीजन किया गया है वर्ग में, ठीक है। तो 5 वर्ग में डिवीजन किया है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। अब बात करेंगे हिंदी वर्णमाला पर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसमें बात करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर आपको स्वर वर्ण आपको ना जिस वर्ण को, ठीक है, जिस वर्ण को बिना किसी की सहायता से बोला जाए उसको स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि हिंदी वर्णमाला के आधार क्या हो गया, स्वर, ठीक है। स्वर इसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जो जिसका उच्चारण हम एकदम कम समय में कर लेते हैं, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ ई उ और री, ठीक है। और उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से लगभग दुगुना समय लगता है तो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 है, अ आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। उसके बाद प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, मतलब कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, लगभग तिगुना समय मान के चलिए कि ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय आपको प्लुत स्वर में लगता है। जैसे कि ओम, ओम ओम के उच्चारण में देख रहे हैं कितना समय लग रहा है, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम होता है। उसके बाद आएंगे हम व्यंजन के ऊपर। तो व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण हम स्वर्ण वर्ण की सहायता से करते हैं, ठीक है। तो उसके भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श व्यंजन हम पहले बात कर चुके हैं वर्ग के ऊपर, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, ओष्ठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क से लेकर म तक के व्यंजन आते हैं, जिसमें हम 5 वर्ग की बात कर चुके हैं, वो 5 वर्ग हैं। तो एक वर्ग में क्या है, एक वर्ग में 5 जैसे कि आप क वर्ग की बात करें तो क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। तो ये 5 वर्ण हैं। तो फिर वो 5 वर्ण और 5 वर्ग, तो इस तरह से स्पर्श वर्ण कितने, 25, ठीक है। अंतस्थ में ये 4 होते हैं, य र ल व, ठीक है। ऊष्म, जिसके ऊष्म व्यंजन उसको कहते हैं जिसके उच्चारण से हमें ऊष्मा की अनुभूति हो, ठीक है, लेकिन ऊष्मा निकल रहा है, जिसकी तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स और ह, मतलब कि इन तीनों प्रकार के स और ह, ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन हम लोग य र ल व की बात कर चुके हैं। ऊष्म व्यंजन स स ह, उसके बाद गृहीत, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन छ तरह गया, ये सब हो गए।
अब इसी के ऊपर हम आगे बात करेंगे कि देखिए अनुनासिक वर्ण क्या है। ठीक है, अनुनासिक वर्ण से भी आता है। तो जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण हम कहाँ से करेंगे, मुख और नाक से, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे कि इनके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है और नाक की सहायता से बोला जाता है, इसलिए अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि गाँव जो चंद्रबिंदु ऊपर लगता है उसको। ठीक है, और दूसरा अनुस्वार, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है। ठीक है, और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है, लिखते समय व्यंजन के ऊपर बिंदी लगाया जाता है, उसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंठ, तो कंठ में क्या एक मिनट, कंठ के में ऊपर ये अनुस्वार लगाया है, चंचल में ऊपर अनुस्वार लगाया गया, मंच में ऊपर अनुस्वार लगाया गया, अंधा में ऊपर अनुस्वार लगाया गया है, बंदर में ऊपर अनुस्वार लगाया गया, ये बिंदी, कंधा में ऊपर अनुस्वार लगाया गया है, तो इसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो जब उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ नासिका से निकलती है तो उसको अनुनासिक कहते हैं, जबकि विसर्ग उसके बाद विसर्ग, उसके बाद आता है विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग में बात करेंगे कि विसर्ग किसको कहते हैं। तो विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे कि अंतः, ठीक है, प्रातः, अंततः, फलतः आदि। ठीक है, उसके बाद ये कुछ गृहीत ध्वनियाँ होती है, जैसे कि आ। ठीक है, जैसे कि इसका सिर्फ उपयोग सिर्फ अंग्रेजी में किया जा सकता है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। आ और ओ के बीच की ध्वनि क्या होगा, आ। जैसे कि बाल, ठीक है, काल, हाल, डॉक्टर, डल, इस तरह से। और जब आ, ज और फ, इनका प्रयोग केवल अरबी भाषा में, ज के नीचे क्या लगा है, बिंदी लगा है, फ के नीचे क्या है, बिंदी लगा है। ठीक है, अनुस्वार लगा है। तो अरबी फारसी के में क्योंकि जैसे कि कागज, सजा, जरा, शरीफ में देखिए नीचे, कफन, नफरत इत्यादि में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अयोगवा। अयोगवा के ऊपर बात करेंगे। तो अयोगवा क्या है, तो अयोगवा में क्या है कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर जो हैं, दोनों ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है, इन दोनों का योग नहीं होता, अतः ये अयोगवा कहलाते हैं। अनुस्वार और क्या है आपको विसर्ग, दोनों क्या कहेंगे, अयोगवा। अनुस्वार और विसर्ग आपको क्या कहेंगे, अयोगवा कहलाएंगे। उसके बाद आएगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन में क्या आएगा कि एक या एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें 4 मुख्य है। ठीक है, जिसरा, ठीक है, छ, त्र, देखिए छ, एक मिनट, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, जब दो वर्ण एक बार मिलता है तो उसे द्वित्व कहा, उसे वित्व कहा जाता है। जब 2 बार मिलेगा तो उसको वित्व कहा जाएगा। जैसे कि मिनट, हाँ, अब संयुक्ताक्षर क्या है, जब एक स्वर विभिन्न व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे अब देखिए यहाँ जैसे म है, स्न है, तो यहाँ क्या है कि स प्लस न धन अ, तो ये स्न बना। ठीक है, इसी तरह से जब ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जब इसके ऊपर बात कर रहे हैं संयुक्ताक्षर क्या है, तो इसमें क्या है कि एक व्यंजन रहेगा, फिर व्यंजन और फिर स्वर, क्योंकि जान रहे हैं कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर का उपयोग होगा, जबकि ये पुनः व्यंजन है। उसके बाद है स्वर, उसके बाद है स्वर में कंपन के आधार पर विभेद करेंगे। तो पहला है अघोष, दूसरा सघोष,
तो पहले बात करेंगे सघोष वर्ण के ऊपर। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा या वायु, ठीक है, स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होती है, उसको सघोष कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको स्वर में से कितने आएंगे? आ ई उ री ए ओ औ 12, ठीक है। जबकि व्यंजन से कितने आएंगे? दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। व्यंजन से आपको सघोष में कितने आएंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब कि 22 सब में से आएंगे। और एक्स्ट्रा क्या आएगा इसमें? आपको य, र, ल, व, ह एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। बाकी आपको जो वर्ग है उसके तीसरा, चौथा और पांचवा किस में आएगा? सघोष वर्ण में। नेक्स्ट बात करेंगे हम अघोष के ऊपर। अघोष वर्ण, ठीक है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता उसको अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि क, ख, ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष वर्ण में आएगा। वर्ग का पहला और दूसरा किस में आएगा? अघोष में आएगा। अब आएगा प्रयत्न के आधार पर देखेंगे हम लोग कि उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजन के भेद करने पर कितने होते हैं। तो उच्चारण के समय एवं सांस वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। इसमें अल्पप्राण किसको कहेंगे? इसके ऊपर बात करेंगे। अल्पप्राण व्यंजन, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब होता है वायु, ठीक है। जिस व्यंजन के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है तो अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि देखिए क ग अंग, यानी कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? आपका अल्पप्राण व्यंजन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त य, र, ल और व आपके अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट महाप्राण व्यंजन। उसके बाद नेक्स्ट महाप्राण व्यंजन, जिस व्यंजन के उच्चारण में समय एवं वायु की अधिक मात्रा में होती है महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो महाप्राण व्यंजन में कौन कौन आएगा आपको? महाप्राण व्यंजन में आपको दूसरा और चौथा। महाप्राण व्यंजन में याद रखिएगा वर्ग के दूसरा और चौथा। इसके अतिरिक्त आपको स, ह और ह, तीनों स और ह आपको महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। इसके लिए हम लोग स्पेशल एक चार्ट देखेंगे कि किसका क्या उच्चारण स्थान है, ठीक है। उसके लिए तो शब्दों के वर्गों के अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके द्वारा वर्तनी व उच्चारण अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जैसे कि अचानक का करेंगे अधन, च धन, च में आ की मात्रा है तो आ करेंगे, न धन प्लस अधन, क धन अ, ठीक है। इसको वर्ण विच्छेद कहेंगे। मतलब कि वर्ण विच्छेद मतलब क्या होता है? विच्छेद मतलब अलग अलग करना, ठीक है। किसी शब्द के वर्ण को हम अलग अलग कर देंगे तो उसको वर्ण विच्छेद कहेंगे। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे हम वर्णों के उच्चारण स्थान के ऊपर, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क, ख, ग, घ, अंग और अ, आ, ई। स्वर में आपको अ और आ, और व्यंजन में आपको क वर्ग, ठीक है। इसका और उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उसके बाद है आपको तालु। तालु से किसका उच्चारण करेंगे? तो च वर्ग का, च, छ, ज, झ और य, ठीक है। इसके अतिरिक्त स्वर में किसका करेंगे? ई और ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई का, ठीक है। तालाब, य और तालव्य स, ठीक है। या तालव्य स कह रहे हैं तो यानी उसका उच्चारण तालु से होगा। फिर है दंत। पहले मूर्धा, मूर्धा से किसका उच्चारण होगा? जी, ह्रस्व री, दीर्घ री, ट, ठ, ड, ढ, न और य, र और स का उच्चारण स्थान क्या है आपका? जो मूर्धन्य स है उसका मूर्धा से उच्चारण, इसलिए उसको मूर्धन्य स कहते हैं। उसके बाद फिर आएगा ओ दंत। दंत से लीरी का उच्चारण त, थ, द, ध, न। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से करेंगे। और ल, स, दंत स। उसके बाद ओठ से किसका करेंगे? ह्रस्व, दीर्घ और प वर्ग का उच्चारण आपको ओष्ठ से करेंगे। फिर आपको
नासिका से आएगा बात, तो नासिका से किसका करेंगे, तो अनुस्वार का, और जो पंचम वर्ण है, वर्गों के पंचम वर्ण का, ठीक है, उसका उपयोग उच्चारण नासिका से करेंगे हम लोग। कंठ तालु से ए और ए का करेंगे, लेकिन इनसे दो जगह से स्पर्श होता है। कंठ ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ से ओ और औ का उपयोग होता है, दंत ओष्ठ से व का उपयोग होता है। ये याद रखिए कि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर रहे थे वर्ण के ऊपर, तो वर्ण में उच्चारण स्थान कंठ हो गया, जिसमें आप देखेंगे कि क वर्ग में क्या है, क अल्प प्राण में है, जबकि महाप्राण में आपका ख है, और फिर अल्प प्राण में क्या है, ग है। जबकि देखिए ये ऊपर से देखिए ऐसे अघोष घोष अघोष घोष, ठीक है। तो इसमें लिए हम पीछे बता चुके थे कि अघोष में कौन सा आएगा, तो अघोष में आपको पहला, दूसरा और पांचवा, ठीक है। और घोष में कौन आएगा, तीसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। और जबकि अल्प प्राण की बात करेंगे तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, देखिए अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा। अब उसी तरह महाप्राण में है, तो महाप्राण में देखिए, महाप्राण में आपको दूसरा, चौथा, ठीक है, और ये पांचवा तो है नहीं, तो स और ये सब है, ठीक है। ये उच्चारण स्थान हो गया इस तरफ से, आप ये इसको देख सकते हैं। और य र ल आपको सब अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, य र ल आपको अल्प प्राण के अंदर है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब कि याद करके रखिए। नेक्स्ट है उसके बाद फिर ये हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमको मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। और दूसरा ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे आप ज्वाइन करके डेली क्विज, यहाँ क्विज कराया जाता है, ठीक है। और पीपीटी वगैरह कंटेंट आपको वहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी क्वेरी हो तो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको मेल कर सकते हैं। और सीयूटी के फ्री बैच के लिए आप इसमें से कहीं भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शब्द के ऊपर।